वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 7 का चैप्टर 3 जियोग्राफी आवर चेंजिंग अर्थ के इस टॉपिक में हमें बात करनी है अर्थक्वेक और कैसे उससे हम बचाव कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्थक्वेक। और प्रडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान क्या संभव है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अर्थक्वेक क्या है। तो एक रिकैप करते हुए चलते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। तो जो मोमेंट है इंटरनल सरफेस ऑफ द अर्थ के इंटरनल इनसाइड में जो प्लेट्स के मोमेंट्स हैं, तो स्फेरिक प्लेट्स के जो मोमेंट हैं, जो उनकी गतिविधि है, जो गतियां हैं, उसके कारण एक वाइब्रेशन होता रहता है पृथ्वी के इंटरनल प्लेट्स में। और तो जब ये इंडोजेनिक फोर्स के रूप में जब ये ऑल ऑफ सडनली मूवमेंट बढ़ जाता है और वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो वो किसी न किसी इंटरनल प्लेट्स के नीचे, जो प्लेट्स हैं उस प्लेट्स के नीचे वो मूवमेंट तेजी से बढ़ जाता है, सडन मूवमेंट हो जाता है। और यहाँ से एनर्जी जो होती है, जो वेव होते हैं, ये इसको फोकस बोलते हैं। जहाँ पर वो स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको फोकस बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था। और उस फोकस से वेव उड़ती है और वेव चारों तरफ मूव करती है, तो अर्थ सरफेस पे जो सबसे करीब ठीक फोकस पॉइंट के ठीक ऊपर अर्थ सरफेस पे जहाँ पर टच करता है, वेव जाकर टकराती है, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? एपी सेंटर बोलते हैं, अभी केंद्र बोलते हैं हिंदी में। और यह वो जगह होती है एपी सेंटर जहाँ पर सबसे अधिक डैमेजेस, नुकसान, ध्वंस पाया जाता है। यानी कि अर्थ सरफेस पर वो जगह जो फोकस पॉइंट से ठीक ऊपर है, एपी सेंटर से के पास में है, वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा विध्वंस वहाँ पर होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डैमेजेस होती हैं। और जैसे जैसे ये तरंगें जो सेंटर से दूर होती जाती हैं, उनका प्रभाव कम होते जाता है। तो सबसे नज़दीक जो भी रहेगा अर्थ सरफेस पर फोकस पॉइंट के, उस सडन मूवमेंट स्टार्ट पॉइंट के, उसके ऊपर विध्वंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रेडिक्शन का सिस्टम इतना डेवलप नहीं है अभी भी कि हम अनुमान लगा पाए कि इस तारीख को इतने बजे दिन में या रात में अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है। जो सेस्मिक एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, उस सेस्मिक एनर्जी के उतार चढ़ाव के आधार पर हमारा जो विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान, उसका पता लगाता है। तमाम सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूट हैं, जो सिस्मोग्राफ को के लिए तमाम सारे टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए हैं, और विभिन्न सागर तटों पर उन्होंने अपने सिस्टम को डेवलप किया हुआ, एस्टेब्लिश किया हुआ है कि जो एनर्जी, सेस्मिक एनर्जी जो रिलीज हो रही है इस फोकस से, उसका स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो एक पूर्वानुमान व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कितना ताकतवर होगा, उसका रिएक्टर स्केल पर उसकी ताकत कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितना होगा, ये पता नहीं चल पाता है। तो आज भी हमारा विज्ञान इतना सक्षम नहीं है कि ऐसे अर्थक्वेक के वो प्रेडिक्शन कर सके, पूर्वानुमान लगा सके एक्यूरेसी के साथ। फिर भी हमें क्या करना और क्या तरीके हैं इनको हमको जानने के लिए। तो पहले हम जानते हैं इनसे प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, प्रोटेक्शन बचाव और कैसे हो सकता है। तो अब जब भूकंप आ गया तो हमने क्या किया, अपनी बुक्स या बैग या कुछ भारी सामान सर के ऊपर रख के खड़े हो गए, छुप गए। ऐसा नहीं करना होता है। क्या होता है, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग चूँकि दीवारों के सहारे छत खड़ी होती है और भूकंप में छत गिरती है। कौन सा सबसे पहले जो डैमेज होता है, हिस्सा डैमेज होता है, और छतें डैमेज होती हैं और छत गिरना शुरू होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्डिंग के कॉर्नर पर जहाँ पर दीवारें हैं, नींव, खंभे खड़े हैं, पिलर खड़े हैं, तो पिलर जल्दी नहीं गिरते, छतें गिरती हैं, रूफ डाउन होता है, सीलिंग गिर जाती है। तो हमें उस बिल्डिंग के कोने में खड़ा होना चाहिए, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स। और
सेंटर अंडर टेबल, किचन स्टैंड है, किचन टेबल है या लकड़ी का टेबल है या ऐसा कोई स्टैंड है जिसके नीचे आप खड़े हो सकते हैं, तो उसके नीचे आप छुप सकते हैं, उनके नीचे छुप जाएंगे। क्योंकि जब बिल्डिंग मटेरियल्स कभी गिरेंगी तो मेज पर टकराएंगे, सीधे आपका सर है जो नाजुक पार्ट है बॉडी का, वो सब बच जाएंगे और उस मेज के ऊपर सारे एक माउंटेन रॉक नुमा जगह बन जाएगी और नीचे आप सुरक्षित हो कर सकते हैं। तो हम शेल्टर इन द अंडर टेबल हम बच सकते हैं। और प्रेडिक्शन क्या है और क्या क्या अनुमान के तरीके हैं। तो प्राचीन काल में जो हमारा जो ह्यूमंस बिहेव था वो नेचर के बहुत करीब था, जो मानवीय व्यवहार था वो क्लोज विद द नेचर हुआ करता था, प्रकृति के साथ हुआ करता था। और जो हमारे आम लोग थे, चरवाहे हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, ग्रामीण भारत के जो ग्रामीण जो जीवन था वो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। तो जो आसपास के जो एनिमल्स होते थे उनके बिहेव को और बिहेव में आए चेंज को, उनके डेली के बिहेव में आए चेंजेस को वो समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ अंदर धरती के नीचे कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि भूकंप, जैसे कि हम सरफेस के ऊपर हैं और हमारे जो तलवे हैं, अब तो हम नंगे पैर रहते नहीं हैं कि हम उस कंपन को समझ पाएँ, सबके पैर में जूते होते हैं। तो हमारे जो तलवे हैं उससे ज़्यादा ईश्वर ने, नेचर ने जो जानवर हैं उनके तलवों को सेंसर किया हुआ है, एक पावर दिया हुआ है, सेंसर पावर दिया हुआ कि वो धरती के नीचे के कंपन को, वाइब्रेशन को समझ जाता है। तो उस समय ऐसे जब कंपन फील करते हैं तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो गाय भैंस अपने रास्ते से तोड़ के भागने का प्रयास करने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है गाय भैंसों में, तोड़ के कूदने भागने लगते हैं। और जो मछलियाँ होती हैं वो तालाब में ऊपर आने लगती हैं, क्योंकि उनको कंपन का आभास हो जाता है, मछलियाँ तालाब में जंप करने लगती हैं, उछलने लगती हैं। और जो सांप होते हैं, सांप भी बिल में रहते हैं, तो अंदर के कंपन को, वाइब्रेशन को रीड कर पाते हैं और अपने बिल से बड़े मात्रा में वहाँ से भागने लगते हैं, निकलने लगते हैं। और जो हाथी होती है, हाथी का जो तलवा होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है वाइब्रेशन को समझने के लिए, तो हाथी भी उस वाइब्रेशन को रीड कर पाता है और वो भी जोर जोर से चिघाड़ने लगता है। तो यह कुछ नेचुरल फिनोमेना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन में, इस जीवन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी एनिमल्स जुड़े हुए हैं, उनके व्यवहार के चेंजेस के आधार पर हम भूकंप का प्राचीन काल में प्रेडिक्शन कर पाते थे। और अभी आगे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, केस स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक भुज में 26 जनवरी रिपब्लिक डे था वहाँ पर, और एक स्कूल में बहुत सारे डैमेजेस हुए थे। क्योंकि स्कूल में बच्चे तमाम सारे प्रोग्राम में, कोई असेंबली में रहा होगा या क्लास में बैठा होगा या ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होंगे, तो कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि हम कुछ होने वाला है। और बड़ी मात्रा में टीचर्स और स्टूडेंट उस भुज के अर्थक्वेक में उनका डेथ हुआ था। तो अब ऐसी परिस्थितियाँ जब आएँ, जब तो भूकंप से क्या करना चाहिए, अगर रूम में ही है, नहीं भाग सकते हैं, तो बिल्डिंग के कोने में जाइए, या अब टेबल, जो क्लास में टेबल लगे हुए, बेंच लगे हुए हैं, उसके नीचे छुपने का प्रयास करिए। तो यह भूकंप से बचाव का एक तरीका है। तो हमने वोल्केनो पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, वोल्केनो के साथ अर्थक्वेक पढ़ लिया, और अर्थक्वेक से का प्रेडिक्शन पढ़ लिया, और प्रोटेक्शन पढ़ लिया। अब ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस थी, वोल्केनो और अर्थक्वेक, ये एंडोजेनिक फोर्सेस का टॉपिक समाप्त होता है। और हम भुज के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि भुज में अर्थक्वेक का रिएक्टर स्केल पर क्या उसकी स्ट्रेंथ थी, कितना पावरफुल था स्ट्रेंथ था, और कैसे वहाँ पे उसके बाद बचाव हुआ, तो उसको पढ़ लेते। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जो विंड है, जो रिवर है, जो वाटरफॉल है, जो वो रेन वाटर है, और जो आइस है, तो इनसे कैसे लैंड फॉर्म चेंज होते हैं, और मेजर लैंड फॉर्म क्या है, हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए, हम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते रहिए, जो जितनी बातें हो रही हैं सब में टॉपिक है, चेंजेस सब में है, व्हाट इज़ द
focus, what is epicenter, why the maximum damages on the epicenter, epicenter पे सबसे अधिक नुकसान क्यों होता है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और हाउ वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक, कैसे हम बच सकते हैं। व्हाट इज द नेचुरल फिनोमेना ऑफ द एमिशन ऑफ अर्थक्वेक, प्राकृतिक रूप से कौन से व्यवहार है जिससे हम अर्थक्वेक का अनुमान लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी यहाँ से राजू उठ रहे हैं, तो क्वेश्चन बना के हमें दिखा दें।